खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में आए लोकसभा के चुनावी नतीजों ने सपा को एक नई सियासी उम्मीद दिखा दी है। सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 33 और सपा 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। ऐसे में कन्नौज से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ के बजाय दिल्ली को सियासी मैदान चुन लिया है। उनके इस्तीफे के बाद करहल विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। वहीं करहल विधानसभा उपचुनाव में सपा के उम्मीदवारों की दावेदारी भी अब तेज हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव का सियासी भरत सपा में कौन होने वाला है। जातिगत गणित से हर बार करहल की सियासत सपा के अनुकूल रही है। इसी के चलते ही अखिलेश यादव ने 2022 में अपने लिए ये सीट चुनी थी और अब उनके बाद करहल उपचुनाव के लिए सपा उम्मीदवार को लेकर कयास लगाने जाने लगे हैं। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट यादव बहुल है, तो वहीं पर यहां पर सर्वाधिक 1.25 लाख यादव मतदाता हैं। ऐसे में यहां सपा हमेशा जातिगत कार्ड ही खेलती आई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि करहल सीट अब क्योंकि अखिलेश यादव छोड़ चुके हैं, तब उनके बाद कौन सा दावेदार? सीट की बात कर लें तो जिस तरीके से लगातार जो नाम सामने आ रहा है, तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। पहले उन्हें कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ाना था, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ गए थे। अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है और कहीं आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा कि इस सीट पर तेज प्रताप यादव प्रत्याशी घोषित होंगे, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से कभी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, कुछ सीटें ऐसी हैं, चाहे करहल की बात कर लें, फैजाबाद की जो मिल्कीपुर सीट है उसकी बात कर लें, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर प्रत्याशी लगभग तय कर लिए गए और उम्मीद है जल्द घोषणा की जाएगी। देखिए, एक चीज इस बार सबसे महत्वपूर्ण है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए को लेकर पूरी तरीके से सफल रहा था, तो उपचुनाव में भी वही समीकरण देखे जाएंगे और उसी आधार पर चुनाव लड़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस बार आगे दिख रही है और तैयारी उसकी ज्यादा आगे दिख रही है और इस बार जो है वो पॉजिटिव नैरेटिव के साथ पूरी तरीके से इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तेज प्रताप यादव को भी मौका मिलेगा और तेज प्रताप यादव को सबसे सुरक्षित सीट से लड़ाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ी है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुरक्षित है और ये परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है, परंपरागत सीट भी है, कहीं ना कहीं परिवारवाद का दंश भी वो झेलते आए हैं, क्योंकि कई बार बीजेपी ने उन्हें घेरा भी है। और इसी बीच जो है, जब लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था, उस दौरान जनता के बीच में वो परिवारवाद को सबसे ज्यादा भुनाने का उन्होंने प्रयास किया था। और इस बार भी अगर तेज प्रताप यादव को मौका दे दिया जाता है, तो फिर से एक बार दोबारा से बीजेपी को मौका मिल जाएगा उन्हें घेरने का। देखिए, परिवारवाद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने खूब घेरा। कहीं ना कहीं बीजेपी ने लगातार समाजवादी पार्टी को पूरे लोकसभा चुनाव में कहीं ना जिस तरीके से लगातार ये कहा कि खुद की ये घर की पार्टी हो गई, 5-5 लोकसभा से सांसद चुने गए, एक ही परिवार से वो बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन जनता ने इन सब चीजों को नकार दिया और वो चुनाव जीत गई समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी इन सब चीजों की जीतने के बाद कहीं ना कहीं वो और पॉजिटिव एटीट्यूड में हो गई। उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि जनता चुनती है, परिवारवाद का, इन सब चीजों। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पहले इन सब मुद्दों को उठाया गया था बीजेपी द्वारा, लेकिन कहीं इसका कोई लाभ दिखा नहीं है जनता में। आप खुद उठा के देख लीजिए, 5-5 सांसद जीत के गए एक ही परिवार से। लेकिन जब जनता जब साथ होती है तो इन सब चीजों का बहुत महत्व नहीं रह जाता। लेकिन अब बीजेपी इन मुद्दों को उठाएगी और बीजेपी ये कोशिश करेगी कि मजबूत प्रत्याशी दिए जाएं और चुनाव जीता जाए और ये मैसेज पास आउट किया जाए 2027 के चुनाव के पहले कि हम मजबूत हैं और वो हार जो हो गई। लेकिन इस समय बीजेपी की स्थिति में सुधार हुआ है और हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है जो बीजेपी के लिए, बीजेपी को इन सब उपचुनाव जो है 10 सीटों पर, ये काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि इन सीटों को जीता जाए, हर हाल में जाति समीकरण साधे जाए, क्षेत्रीय समीकरण साधे जाए और जिताऊ प्रत्याशी दिए जाए। जिस तरीके से लगातार ये निकल कर सामने आ रहा है, जो है समीक्षा की जा रही है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो प्रत्याशी के चयन में इस बार कोई जल्दबाजी नहीं होगी। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरीके से सतर्क है और वही नेता भेजे जाएंगे, वही लोग चुनाव लड़ाए जाएंगे जिनका लेकिन सिद्धार्थ, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि परिवारवाद का जो दाव है वो उल्टा पड़ा है। कई जगहों पर, चाहे वो मैनपुरी की सीट ले ली जाए, चाहे करहल की सीट ले ली जाए, जनता ने सिरे से नकार दिया। तो क्या लगता है कि जिस तरह का प्यार अखिलेश यादव को मिला है, वैसा ही प्यार जो है वो तेज प्रताप यादव को भी देंगे?
देखिए ये सवाल बिल्कुल आपने सही कहा बबीता। ये चीजें हैं, ये साबित करना होगा तेज प्रताप यादव को कि वो करहल की जनता के साथ जुड़े। अगर वो करहल की जनता के साथ नहीं जुड़ते हैं तो कन्नौज की हार हुई थी, सुब्रत पाठक से डिंपल यादव चुनाव हार गई थी, आगरा से चुनाव हार गई थी, अपनी कई परंपरागत सीटों पर चुनाव हारी है। इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है कि कई सीटों पर चुनाव हार गई है समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ हारी है। तो ये कोई वो बड़ी चीजें नहीं होंगी कि हार भी सकती है, या फिर अब जनता से जुड़ना होगा। और अखिलेश यादव की बात दूसरी थी, अगर कन्नौज में अखिलेश यादव के सिवा कोई और दूसरा प्रत्याशी होता उनके परिवार से तो ये मुश्किल होती। ये कहीं हम नहीं बता रहे, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये मैसेज दे रहे थे। अखिलेश यादव के पास लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में जब टिकट की घोषणा हो गई थी तेज प्रताप यादव की, तो उसके बाद टिकट बदला गया है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि उस तरीके से जुड़ना, उस तरीके से लगाव होना और वोटिंग करवाना, ये तीन चीजें होंगी। और अपना चेहरा लड़ना और अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ना, ये चीजें मुश्किल होंगी। और अब देखना ये है तेज प्रताप यादव किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, और अगर वो प्रत्याशी होते हैं। तेज प्रताप यादव उम्मीदवार रहते तो बीजेपी की ओर से किसे उतारा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह की हार इस बार देखी है तो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो उन्हें ये पता है, चल गया है कि जातीय समीकरण ज्यादा से ज्यादा जो ये फैक्टर होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी ऐसी ठोकेगी, जो प्रत्याशी ऐसा चुनेगी जो तेज प्रताप यादव के सामने जो दीवार की तरह खड़ा रहे। देखिए बिल्कुल, और एक चीज है, बिल्कुल ऐसा प्रत्याशी ढूंढा जाएगा और जो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा हो, जो जनता के बीच रहा हो, और 5 साल इसके पहले भी वो कुछ काम किए हो उस क्षेत्र में, या फिर किसी पद पर रहा हो, तो ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। और एक चीज ये मान लीजिए, उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण को आप इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जाति समीकरण को बीजेपी इस तरीके से पूरी तरीके से साधेगी और प्रत्याशी जिताऊ देने की पूरी कोशिश की जाएगी बीजेपी द्वारा। बीजेपी किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेगी कि 10 सीटों पर कोई कमी रह जाए प्रत्याशी चयन में या फिर प्रचार प्रसार में। बीजेपी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उसका बदला बीजेपी पूरा लेने की कोशिश करेगी। अगर तेज प्रताप, क्योंकि पीडीए के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव चल रहे हैं, उनकी पार्टी चल रही है, अगर तेज प्रताप यादव नहीं तो फिर कौन होने वाला है उसके बजाय? और दूसरा सवाल यह है, क्या बीएसपी भी अपना उम्मीदवार उतारने वाली है इस बार, क्योंकि काफी जगहों पर हमने देखा त्रिकोणीय मुकाबला था। देखिए अभी तक जो चर्चा चल रही है केवल तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर चर्चा चल रही है बबीता। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि पीडीए को लेकर, पीडीए जो का फायदा भी इसके पहले मिला था लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश के 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया था। तो हर चुनाव में अलग अलग समीकरण होते हैं। और एक चीज, बसपा इस बार चुनाव लड़ेगी। अब बसपा जो प्रत्याशी देगी उससे कहीं ना कहीं अगर बसपा की जिस तरीके से अभी तक जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है, वो भी ऐसे ही प्रत्याशी को लड़ाएगी जो पीडीए के जैसा हो, जो पीडीए के समीकरण को साधता हो। तो फिर ये समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए इसका आजमगढ़ की बात कर लें, इसके पहले जब उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ का तो समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी और वहां से निरहुआ जीत गए थे। वो क्या, उसका कारण क्या था? गुड्डू जमाली चुनाव लड़ गए थे। गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर ली थी। इस बार कहा जा सकता है इस बार भी कड़ा मुकाबला करहल सीट पर देखने को मिल सकता है। ठीक है सिद्धार्थ, आप बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही प्रस्तावित नीति पर विमर्श करते हुए कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण और नदियों के इकोसिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल विकास को गति दिया जाए। इस दृष्टि से एमसैंड एक बेहतर माध्यम है। उन्होंने कहा कि नदी तल से प्राप्त होने वाली बालू की सीमित मात्रा और इसकी बढ़ती मांग के दृष्टिगत एमसैंड को नदी तल से प्राप्त होने वाली बालू के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे। वहीं नोएडा में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से रुक रुक की बारिश हो रही है, तो वहीं पर तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। मौसम के बदलते ही लोगों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है। आगामी 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। हवा में नमी की मात्रा 84% और हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा नापी गई है।
तो यानी कि लगातार बारिश भी हो रही है, वहीं पर बारिश के चलते जो सड़कों पर पानी उतर आया है उससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश भी होती रहेगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। हवा में नमी की मात्रा 84% तक हो गई है और हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा नापी गई है। लेकिन इसी बीच जिस तरह की दिल्ली एनसीआर से तस्वीरें दिखाई दे रही है, गाजियाबाद की एक तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ नोएडा से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़कें समुद्र में तब्दील हो चुकी है, नदियों में तब्दील हो चुकी है। जिस तरह से पानी अब रोड पर आ चुका है, जाम की समस्या ज्यादातर बनी हुई है, घंटों लोगों को अब इसका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं, जिस व्यवस्थाओं के बारे में बड़ी से बड़े दावे किए जाते हैं उसकी पोल खुलती है, तस्वीर आपके सामने है। तो एक तरफ मानसून ने करवट बदली है और दूसरी तरफ लगातार क्योंकि बारिश भी हो रही है, बारिश के चलते जो अब तापमान में हालांकि डिग्री का 29 डिग्री तक कमी आई है, वहीं पर जो अधिकतम तापमान है वो 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक नापा गया है। लेकिन इसी बीच जो है ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं सच्चाई बयां करती है कि थोड़ी सी बारिश से किस तरह की समस्याएं लोगों को के सामने आ जाती है और उसका समय रहते निर्धारण नहीं हो पाता है, निवारण नहीं हो पाता है। और इसी बीच जिस तरह के दावे कहे जाते हैं जो प्रशासन की ओर से, वो सारी तस्वीरें इसमें पोल खुलती भी नजर आती है। तो यानी कि कहा जा रहा है कि लगातार बारिश भी होती रहेगी। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी रिपोर्टर प्रवीण बहल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, कहीं ना कहीं बारिश के चलते जो लोगों को परेशानियां हो रही है वो तस्वीरें साफ बयां कर रही है। जी बबीता जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम ने करवट लिया, लेकिन मौसम ने करवट लेने से पहले 2 दिन पहले जिस तरह से नोएडा में गर्मी का जो तापमान बना हुआ था वो 40 से लेके 48 डिग्री तक जो तापमान रहता था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मौसम ने करवट ली उससे लोग काफी खुश थे कि मौसम करवट लेने से गर्मी दूर हो गई है, लोगों के चेहरों पर एक खुशी आई। लेकिन उसके बाद मौसम जिस तरह से बारिश हुई, 2 घंटे की बारिश ने यहाँ की नोएडा की जो छवि है वो इतनी खराब कर दी है कि जगह जगह पर पानी का जल भराव हो गया है, सड़कें जल से जलमग्न हो गई हैं, जगह जगह ट्रैफिक जाम है, जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और 10-10 बजे तक 2-2 घंटे 3 घंटे उनको ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है। बहुत बुरा हाल है नोएडा का। जी प्रवीण, लेकिन इसी बीच देखा जाता है कि कई मीटिंग्स भी होती है, नगर पालिका कई बड़े दावे करता है, दूसरी तरफ जो है बजट भी इसके लिए पास किए जाते हैं ताकि ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा सके कि लोगों को बारिश के समय पर परेशानी ना आए। जल निकासी को लेकर भी कई व्यवस्थाओं को लेकर दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी बीच जो है पोल खोलती है, तस्वीरें सामने आ जाती है। जी बबीता जी, आपको बता रहे जिस तरह से सीईओ नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं लोकेश, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मानसून आ चुका है और हमारी तरफ से जो है बिल्कुल कमर कस ली गई है, किसी भी तरह से लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रवीण, जिस तरह से वो कह रहे किसी भी तरह से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो तस्वीरें दिखा रही है वो तो अलग ही चीजें बयां कर रही है। परेशानियां तो हो रही है लोगों को, जाम की स्थिति भी बनी हुई है। बबीता यही बता रहा हूँ मैं आपको, जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण का कहना था कि हमने पूरी तरह से जो है काम अपने पूरे कर लिए हैं मानसून आने से पहले, किसी तरह से लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन 2 घंटे की बारिश ने नोएडा की पूरी पोल खोल कर रख दी है, लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, रोडों की जो गली की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी जलमग्न है, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और नालियां पूरी तरह बंद है, मेन होल गटर पूरी तरह बंद है, नाले पूरे खटखट भर चुके हैं और इसी बीच लंबे लंबे जाम भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये पोल खोलती है, जो तस्वीरें हैं वो सबके सामने आती है, लेकिन सवाल जस का तस बना रहता है और प्रशासन इसी तरह मूक बना रहता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर महाराजगंज से, जहां पर महाराजगंज में गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-24 पर फरेंदा चौराहे पर 2 मंजिला एक मकान भरभराकर गिर गया। मकान गिरने के दौरान उसके भीतर कोई नहीं था। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ भी जुट गई और लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। भैया, फरेंदा चौराहे पर सैनिक गांव के सामने 2 मंजिला मकान है। मौजूदा समय में यहाँ नेशनल हाईवे का काम भी चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण के जद में आधा मकान आ गया था। मकान मालिक ने आधा मकान तोड़ भी लिया था, उसके बावजूद भी सामने की मिट्टी को निकाल लिया गया था।
सड़क निर्माण की कार्यदायी संस्था ने बृहस्पतिवार को दिन में 2 बजे के बाद मिट्टी को ठीक करके वापस चले गए थे। उसके बाद करीब 6 बजे मकान अचानक से भरभराकर गिर गया। मकान में रखा सारा सामान भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम लोग अपने मकान में बैठकर खाना खा रहे थे और अचानक से छत गिर गई। किस वजह से गिरा है? अच्छा, बारिश की वजह से। पक्का मकान नहीं मिला है आपको? नहीं मिला है। शौचालय नहीं मिला है। कहाँ घर है आपका? बकुल्ली है। क्या नाम है आपका? नंदनी गुप्ता। क्या लोग हैं घर में आपके? 6 परिवार हैं। हाँ। क्या भाई हैं? एक भाई है और बहन? और वो हम हैं। अकेली बहन। हाँ। मेरा नाम है, रहने वाले हैं और वो मकान खा गए, हम लोग सभी लोग उसी में दब गए। सरकारी आवास नहीं मिला आपको? नहीं, शौचालय नहीं, कोई नहीं दिया है। किस बिरादर से हैं आप? यूपी के नोएडा में मानसून की पहली बारिश में ही हाल बेहाल हो चुका है। कई जगहों पर पानी भर गया है तो वहीं सड़कें पानी से सराबोर हो गई हैं। इस बीच नोएडा के पॉश सेक्टर 18 में भारी बारिश की वजह से सड़कों के किनारे लगाई गई रेलिंग भी टूटकर गिर गई, जिसकी वजह से आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। नोएडा शुक्रवार तड़के से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई है। तो वहीं जगह जगह पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से जाम के हालात भी बन चुके हैं। वहीं सेक्टर 18 में सड़क के डिवाइडर के साथ लगाई गई रेलिंग के भारी बारिश के कारण टूटकर सड़क पर आ गिरी। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने जिले में अपना कार्यभार संभाल लिया है। 11 महीने चंदौली जिले में सफलतापूर्वक कमान संभालने के बाद अब उन्हें प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यभार संभालने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जिले को अपराध मुक्त बनाए रखने को अपना मुख्य उद्देश्य बताया है। उन्होंने कहा कि जनपद के अपराधियों की कुंडली बनाई जाएगी और अराजकता फैलाने वाले लोगों को कतई भी माफ नहीं किया जाएगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां एक किराना की दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित व्यायाम पारी ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावनाएं जताई है। आग लगने से करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। वहीं पेपर लीक मामले में विधान पर आए सुबह सपा के विधायक बेदी राम ने पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर दी है। अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र में लिखा है कि किसी भी पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी को टिकट देते समय उसके आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी प्राप्त करना कानूनन अनिवार्य होता है। नोएडा में कुछ घंटों की बारिश ने नोएडा प्राधिकरण की दावों की पोल एक बार फिर से खोल दी है। सुबह हुई बारिश के बाद जगह जगह पानी भी भर चुका है। जल भराव के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है। वहीं जल भराव के कारण कई जगह भीषण जाम भी लगा हुआ है, जिसे खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मानसून से बचाव और सड़कों पर जलभराव ना हो, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण हर साल करोड़ों रुपए भी खर्च करता है। उसके बावजूद हर बार बारिश के बाद नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल खुल जाती है। कागज की कश्ती और बारिश का पानी, ये लाइनें भले किसी गजल की हो, लेकिन ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है नोएडा के सड़कों पर। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, जिन सड़कों पर
साइकिल मोटरसाइकिल चलते हैं उन सड़कों पर अब कागज़ की कश्तियां दौड़ रही हैं। यकीन मानिए अगर ऐसी ही बारिश कुछ दिन तक और होने लगी तो इन सड़कों पर नाव भी चलेगा। लेकिन ये सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? ये सवाल नोएडा प्राधिकरण के उन अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए जो तमाम तरीके के दावे करते हैं कि हमारे नोएडा में तमाम तरीके के सड़क हैं और ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? इतने कम बारिश में इतना ज़्यादा जल भराव होना ये कितनी बड़ी बात है? क्या ड्रेनेज सिस्टम नोएडा की फेल हो चुकी है? कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ ओमशील, AMV नेटवर्क, नोएडा। नोएडा में भीषण गर्मी से लोगों को निजात तो मिला, लेकिन इतने कम बारिश में नोएडा में जल भराव की समस्या हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या लगता है इतने कम बारिश में और इतना ज़्यादा जल भराव हो जाना, वो भी नोएडा जैसे क्षेत्र में जहां पर जिसको एक औद्योगिक नगरी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, हम तो गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं और मैं ये उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया करके जो जितना भी जल भराव हो रहा है और वो भी नोएडा जैसी हाईटेक सिटी में जो कि दिक्कत का परेशान, आप देख सकते हैं मेरी इधर बाइक भी दिखा सकते हैं, अभी ख़राब हो गई है पानी की वजह से, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। तो मैं यही कहूँगा और सरकार से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल भराव है इसका समस्या को जल्द से जल्द समाधान करें। आप क्या देखिए क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जल भराव हो रहे हैं, तमाम लोग ऑफिस से निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं सुबह सुबह, और सुबह के टाइम पे इतना जल भराव, कई लोग पैदल आते हैं, कई लोग बाइक से आते हैं, कई लोग साइकिल से आते हैं, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या लगता है उनके राहत के लिए प्राधिकरण को अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मेरा ये मानना है कि उन्हें जल्द से जल्द ये जो जल भराव की समस्या है इसको दूर करना चाहिए और नोएडा अथॉरिटी को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों की परेशानी, अब ये आप देख सकते हैं मेरी भी बाइक ख़राब हो गई है, मैं भी 1 घंटे से परेशान हुआ। और पानी में कैसे चल के जा रहे हैं लोग बाग, तो काफ़ी समस्या है। मुझे उम्मीद करता हूँ सरकार इस पर कुछ ना कुछ करेगी, उचित कार्रवाई। क्या करते हो आप? टायर पंचर की दुकान। देखिए टायर पंचर की यहाँ पर दुकान है और यहाँ पर तमाम तरीके के जल भराव का समस्या का सामना इनको भी करना पड़ रहा है। सुबह से कस्टमर आ रहे हैं, कोई आ रहा है पंचर ठीक करवाने, या फिर जल भराव के चक्कर में आपका भी अभी ध्वस्त है चीज़? मतलब जो ज़्यादा परेशान है वो आ भी रहा है, ऐसी पानी में लगाना पड़ा है पंचर भी, ऐसी पानी में लगा रहे हैं पंचर भी। मतलब आम दिन से कम ग्राहक आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए नाला है, यहाँ पर नाले का तमाम तरीके का व्यवस्था करवाया गया है। तो क्या आप लोग कूड़ा वूड़ा फेंकते हैं? जैसे पंचर का कोई ट्यूब वूब चला गया हो तो उससे जाम हो सकता है? नहीं, हम तो अपना कूड़ा कट्टे में रखते हैं भाई साहब। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम इनके एक बिरयानी का स्टॉल भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि किनका है। देखिए वो अपने कूड़े का ये भी दिखा रहे हैं कि कहाँ पर ये पंचर वाले भैया कूड़ा रखते हैं। क्या भाई क्या लग रहा है, यहाँ पर कब से जल भरा हुआ है? 2-3 दिन हो गया। इतने कम बारिश में और जल भराव हो रहा है, क्या ग्राहक में कमी आ रही है या नहीं? ग्राहक तो बहुत कम आ रहे हैं पानी की वजह से। तो देखिए पानी की वजह से ग्राहक कम मिल रहे हैं और जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए तमाम परेशानी है, तमाम संकट है, लेकिन इस बीच लोग इससे निजात कैसे पाएं और इस मुश्किल का सामना कैसे किया जाए, इसका निपटारा कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर प्राधिकरण या फिर यूपी सरकार, योगी सरकार क्या कदम उठाती है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर और जल भराव को लेकर। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ ओमशील, AMV नेटवर्क, नोएडा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।